अब हम लोग क्लास 11th के यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम थोड़ा बड़ा चैप्टर है और उसमें बहुत सारे फाइलम्स के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं एनिमल किंगडम जो चैप्टर है, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट एनसीईआरटी बुक ने मेंशन किया है कि मोर देन अ मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल स्पीशीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड सो फार। तो आइए पहले इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं कि मोर देन मिलियन स्पीशीज, उसको ओवर मिलियन स्पीशीज भी लिख सकते हैं, ओवर अ मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड सो फार, डिस्क्राइब्ड सो फार। मतलब आज तक लगभग 1 मिलियन से कुछ ज्यादा एनिमल स्पीशीज का वर्णन किया जा चुका है, उनको पहचाना जा चुका है, उनके बारे में बताया जा चुका है। वैसे भी आप अगर अपने आसपास देखें तो आपको विभिन्न प्रकार के एनिमल्स दिखाई देंगे जिनके वेरियस फॉर्म्स हैं, उनके वेरियस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और इसलिए एनिमल क्लासिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है कि एनिमल को हम कैसे क्लासिफाई करें। जो एनिमल एक जैसे स्ट्रक्चर या फॉर्म्स वाले होंगे, उनके ज़्यादातर प्रॉपर्टीज मिलते होंगे, उनको आप एक ग्रुप में रखेंगे। ऐसे ही कुछ एनिमल्स को आप दूसरे ग्रुप में रखेंगे, कुछ एनिमल्स को तीसरे ग्रुप में रखेंगे। तो यही है एनिमल का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर एनिमल किंगडम की जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो एनसीईआरटी बुक में जो सबसे पहला पॉइंट मेंशन है कि ओवर अ मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड सो फार, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज आपको यहाँ पर सीधे ध्यान देना है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी जब आप एनिमल को क्लासिफाई करते हैं तो किन किन चीजों को देख करके एनिमल को एक ग्रुप में रखते हैं या दूसरे ग्रुप में रखते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या है, किन किन आधार पर आप एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, उसी को कहा जाता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में एक तो आप देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि एनिमल में जो सेल का अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से, क्या एनिमल में सेल्स जो है वो एक साथ इकट्ठा हैं और जरूरत पड़ने पर वो सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जा रही हैं, तो उसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। या फिर सेल जो है एक साथ इकट्ठा है और एक लेयर बना रहे हैं सेल्स का, और उस लेयर में से सेल जो है वो मूव नहीं कर सकती है, मूव इन और मूव आउट नहीं हो सकती है उस लेयर से। एक फिक्स लेयर बनाती है सेल्स जिसमें फिक्स होती हैं, उसको डेफिनिट लेयर कहा जाता है। तो वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर सेल से जो टिश्यूज बनते हैं, कई सारे टिश्यूज मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, तो उसको ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। फिर कई सारे ऑर्गन्स भी मिल करके एक बड़ा फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उसको सिस्टम कहा जाता है, वो सिस्टम बनाते हैं, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। या हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, बट उस चीज को हमें फिर से बताना है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो पहला बेसिस होता है एनिमल को क्लासिफाई करने का, वो होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कई बुक्स में यहाँ Z लिखा रहता है S के जगह पर, कई बुक में S लिखा रहता है, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसको लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे क्योंकि कई सारे लेवल्स होते हैं ना अलग अलग एनिमल्स में। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस में एक तो हो गया लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली आप देखते क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। तो एनसीईआरटी बुक ने उसको अरेंजमेंट ऑफ
सेल्स लिखा हुआ है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहिए या अरेंजमेंट ऑफ सेल कहिए, बात एक ही है, ठीक है। अलग से हेडिंग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का दिया है, बट जहां बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया है उसके बारे में लिखना, तो वहां पर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के आधार पर भी एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिस, और इसी यही चीज होती है किसमें, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। उसके बाद दूसरा जो होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो होता है सिमिट्री, यानी एनिमल की बॉडी को अगर आप सेंटर से ऑब्जर्व करें तो दोनों तरफ वो इक्वल हाफ दिखाई देगा या अनइक्वल दिखाई देगा, या वो एक फुटबॉल जैसा दिखाई देगा, या एक वो सिलेंडर जैसा दिखाई देगा। मतलब उसकी बॉडी जो है वो 3D स्पेस में किस तरीके से आपको दिख रही है, 3 डायमेंशनल स्पेस में आपको किस तरीके से दिख रही है, या उसका 3D व्यू कैसा है, ये आप कह सकते हैं। तो सिमिट्री हो गई, तो सिमिट्री हो गई। दूसरा जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कुछ विस्तार से। इसके बाद तीसरा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो होता है जर्म लेयर के आधार पर, यानी कि जब एम्ब्रियो बनता है, आपको मालूम है स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट में ही क्लीवेज यानी डिवीजन होता है, तो एक सेल से 2 सेल बनती है, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से फिर 16 सेल, फिर 32 सेल, ऐसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती हैं। और एक समय आता है कि जब ये सेल लेयर के फॉर्म में अपने आप को अरेंज करने लगती हैं, तो एम्ब्रियो में जो पहली बार लेयर बनता है, वो कितने लेयर बनते हैं, 2 लेयर बनते हैं कि 3 लेयर बनते हैं, उनको जर्मिनल लेयर्स कहा जाता है। तो लेयर किसके बनते हैं, सेल्स के बनते हैं। और एम्ब्रियो में जो लेयर सेल्स के बनते हैं उनको एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म कहा जाता है। तो आगे देखेंगे कि हम किस एनिमल ग्रुप में कितने जर्मिनल लेयर्स बनते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर्स, और जर्मिनल लेयर्स किस में पाए जाते हैं, एम्ब्रियो में पाए जाते हैं। तो यानी कि एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर्स के आधार पर भी क्लासिफिकेशन होता है। तो एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर्स, ठीक, के आधार पर कि कितने एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर्स उस एनिमल के एम्ब्रियो में दिखाई देते हैं या बनते हैं, ठीक। आप सिर्फ जर्मिनल लेयर्स भी लिख सकते हैं या एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर्स भी लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो चौथा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो होता है सीलोम के बेसिस पर। बॉडी में कैविटी पाई जाती है और उसी कैविटी में डिफरेंट ऑर्गन्स सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। Various organs are situated in body cavity and that cavity is usually called coelom. तो सीलोम का डेवलपमेंट कैसे होता है, या किस एनिमल में सीलोम है नहीं है, या किस तरह का सीलोम है, उस आधार पर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो कुछ में सीलोम नहीं भी होता है, पूरी बॉडी सॉलिड होती है, अंदर कोई कैविटी ही नहीं होती है, ठीक है। तो एसीलोमेट एनिमल हो जाते हैं। और जिनमें बॉडी कैविटी पाई जाती है उसमें आपको तमाम विसरल ऑर्गन्स देखे जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स को ही विसरल ऑर्गन कहा जाता है। तो जैसे हम लोगों में लंग्स है, हार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल है, लीवर है, ठीक है ना, ये सब के लिए बॉडी के अंदर स्पेस है, जगह है, कैविटी है, उसको बोलते हैं सीलोमिक कैविटी। तो चौथा जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो होता है कि किन एनिमल्स में सीलोम है, सीलोम नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, ठीक है, सीलोम को ही बॉडी कैविटी कहा जाता है, ठीक। तो सीलोम के आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो होता है सेगमेंटेशन। क्या आपकी बॉडी में सेगमेंट्स हैं क्या? अच्छा, जैसे आप अर्थवर्म को देखते होगे तो अर्थवर्म की बॉडी को अगर तुम देखो तो उसकी बॉडी में आपको सेगमेंट्स लाइन से दिखते हैं, आगे से पीछे तक उसमें आपको सेगमेंट्स दिखते हैं। ऐसे आप किसी इंसेक्ट को देखोगे तो उसकी बॉडी में भी आपको आगे से पीछे तक सेगमेंट्स दिखते हैं, ठीक है। खंड, सेगमेंट का हिंदी होता है खंड। तो खंडी भवन या सेगमेंटेशन क्या है कि नहीं है? अच्छा, याद रखिए सेगमेंटेशन हम लोगों में भी देखा जाता है, लेकिन हम लोग ऊपर से, अब सेगमेंट की बात करो तो हेड है, नेक है, थोरेक्स है, एब्डोमेन है, ठीक है, पेल्विस रीजन है, तो ये तो सेगमेंट ही है ना। इवन हाथ को अगर आप देखो तो ऊपर वाला ये सेगमेंट अलग दिखता है, ये सेगमेंट अलग दिखता है, ये सेगमेंट अलग दिखता है। तो सेगमेंट्स जो है वो ज्यादातर एनिमल्स में देखे जाते हैं। कुछ ग्रुप है एनिमल का जिनमें सेगमेंट्स नहीं देखा जाता है, और
जहां तक हम ट्रू सेगमेंट्स की बात करें, कई बार सेगमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो दिखते सेगमेंट जैसे लेकिन उसमें सेगमेंटेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो उसको स्यूडो सेगमेंटेशन या फॉल्स सेगमेंटेशन कहा जाता है। बट यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस एनिमल में सेगमेंटेशन नहीं है, किस एनिमल में सेगमेंटेशन है, और जब सेगमेंटेशन है तो हम ट्रू सेगमेंटेशन की बात करेंगे जिसको मेटामेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन है, वो आगे डिटेल में डिस्कशन होगा। तो सेगमेंटेशन, ठीक, सेगमेंटेशन के आधार पर भी हम लोग एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो होता है नोटोकॉर्ड के आधार पर। जैसे आप एक फाइलम का नाम सुनेंगे कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा ऐसे एनिमल्स का ग्रुप है जिनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। कुछ ऐसे भी कॉर्डेट्स होते हैं जिनमें पूरे जीवन भर नोटोकॉर्ड देखा जाता है। हम लोगों में तो नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखा गया, बाद में वो नोटोकॉर्ड किसी दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई भी ऐसा एनिमल जिसके एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड होगा, भले ही आगे चल करके नोटोकॉर्ड गायब हो जाए या किसी दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, उसको हम कॉर्डेटा में रखेंगे। लेकिन जिन एनिमल्स में कभी नोटोकॉर्ड बनता ही नहीं है, मतलब एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड बनता ही नहीं है, तो उनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहेंगे। अब आप डिफरेंट फाइलम्स पढ़े होंगे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, ठीक है ना, इकाइनोडर्मेटा, ये सब ऐसे फाइलम्स हैं, ऐसे एनिमल्स के ग्रुप हैं जिनमें कभी नोटोकॉर्ड बनता ही नहीं है, तो इनको अलग ग्रुप में रख दिया था, नॉन कॉर्डेट। दीज आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। तो जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उनको कॉर्डेट्स कहेंगे। तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पर भी हम एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। तो एक और बेसिस हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। मैं यहां पर सिर्फ आपको लिस्टिंग कर रहा हूं कि किन किन पॉइंट्स के आधार पर हम एनिमल को क्लासिफाई यूजुअली करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या पैटर्न है, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या पैटर्न है। अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में तो एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल में दो छेद होते हैं, एक छेद से भोजन अंदर जाता है और दूसरे छेद से जब भोजन पच जाता है और जो चीज नहीं पचती है वो बाहर आता है। तो एक तरफ माउथ होता है, एक तरफ एनस। एनस से इजेशन होता है, मतलब जो चीज नहीं डाइजेस्ट होती है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर, वो बाहर आता है। और माउथ से आप फूड को अंदर लेते हैं, फूड का इनटेक करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल इस तरह की अगर होगी तो उसको कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे, जिसमें माउथ और एनस दोनों होगा, मतलब दो ओपनिंग होगी अपोजिट एंड्स पर। ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें एक ही छेद होता है एलिमेंट्री कैनाल में, उसी से चीजें अंदर जाती हैं और जो चीज नहीं पचा वो फिर उसी रास्ते बाहर चली जाती हैं। यानी अब आप समझ सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर एलिमेंट्री कैनाल उसमें है या एलिमेंट्री कैनाल जैसी कोई स्ट्रक्चर है उसमें, तो एक को इनकम्प्लीट, एक को कंप्लीट। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल वाला एनिमल वो है जिसमें एक ओपनिंग होती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल वाला एनिमल वो है जिसमें दो ओपनिंग्स होती है, एक माउथ और एनस। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल वाले एनिमल में एक ही छेद जो माउथ और एनस दोनों का काम करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर भी इसको कंप्लीट या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर भी एनिमल को क्लासिफाई किया जाता है। इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर भी, सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर भी एनिमल को क्लासिफाई किया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा कि ब्लड कुछ समय के लिए ब्लड वेसल में बहेगा और उसके बाद वो एक ओपन स्पेस में, बॉडी में जगह जगह कैविटीज होंगी ब्लड से भरी हुई, उसमें ब्लड आके गिर जाएगा। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, ब्लड कभी भी ओपन स्पेस में नहीं आएगा, वो ब्लड हमेशा ब्लड वेसल के अंदर ही रहेगा। आर्टरी होंगी, वेन्स होंगी और वेन्स होंगी, फिर उसमें कैपिलरीज होंगी। तो कैपिलरीज बहुत ही फाइन ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक, तो कैपिलरीज सबसे पतली ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी ब्लड कभी ब्लड वेसल के बाहर नहीं बहता। किसमें? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, ब्लड वेसल के बाहर भी आ जाता है, क्योंकि उसमें आर्टरी और वेन्स के बीच में कैपिलरी नहीं होती है। तो आर्टरी से ब्लड आया, ओपन स्पेस में चला गया, ओपन स्पेस से फिर ब्लड वेन्स में चला गया। सो देयर इज नो कैपिलरी इन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरी और वेन्स जुड़े रहते हैं, किससे? कैपिलरीज से जुड़े रहते हैं। ठीक है,
तो इस तरह का भी आपको हम डिस्कशन में ले जाएंगे कि जहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे हर चीज़ का। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एक बार फिर देख लें। एनसीईआरटी बुक में जिन जिन बेसिस के बारे में जिक्र है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको अरेंजमेंट ऑफ सेल भी कहा जाता है, दूसरा है सिमेट्री, तीसरा है एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर्स, चौथा है सीलोम, पांचवा है सेगमेंटेशन, छठा है नोटोकॉर्ड, चौथा है डाइजेस्टिव, सातवां है डाइजेस्टिव सिस्टम, आठवां है सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिर एक और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, स्पष्ट तौर पर एनसीईआरटी बुक में तो उसका जिक्र नहीं है, बट उसको हम लोग जरूर बताते हैं, बॉडी प्लान। ठीक है, तो बॉडी प्लान जो होता है वो भी हम लोग डिस्कशन कर देते हैं, जैसे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है, इस तरह का। तो एक बॉडी प्लान भी हम ऐड कर देते हैं लास्ट में, तो बॉडी प्लान। ठीक है, अब हमें उन फाइलम्स का नाम भी पहले जान लेना होगा जिनके बारे में हमको इस एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ना होगा, क्योंकि जब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे तो वहाँ पर जब एग्जाम्पल देंगे कि भाई पोरीफेरा में ऐसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है या आर्थ्रोपोडा में ऐसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो फिर आप सोचेंगे आर्थ्रोपोडा क्या है, ये पोरीफेरा क्या है। तो लेट्स राइट डाउन द नेम ऑफ फाइलम्स विच वी हैव टू गो थ्रू इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम उन फाइलम्स का नाम सीख लें जो कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहला फाइलम जो आपको पढ़ना होगा वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा बहुत ही क्लियरली आप उसका नाम पहले याद रख लेंगे आप सब लोग, पोरीफेरा। उसके बाद है सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी को निडेरिया भी कहा जाता है, निडेरिया। तो सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम है निडेरिया। ठीक है, उसके बाद तीसरा फाइलम जो आपको पढ़ना है वो है टीनोफोरा। ठीक है ना, तो उसको आप ध्यान रखेंगे, वो है टीनोफोरा। टीनोफोरा, ये ध्यान रखिएगा कि सी यहां पर साइलेंट है। उसके बाद जो चौथा फाइलम आपको पढ़ना है वो है एस्केलमेंथीज। तो प्लेटीहेलमिन्थीज फिर एस्केलमेंथीज। तो आप पहले प्लेटीहेलमिन्थीज लिख लें, प्लेटीहेलमिन्थीज। इनको हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही लिखवा रहे हैं, उसका रीजन अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर पांचवा है एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज। ठीक, उसके बाद फिर छठा जो फाइलम आपको पढ़ना है वो है एनीलिडा। ठीक है, तो एनीलिडा हो गया, एनीलिडा हो गया। फिर हो गया आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आता है मोलस्का, मैं यहां लिख देता हूं, मोलस्का। फिर इसके बाद जो फाइलम आपको याद रखना है वो है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। और फिर इसके बाद जो फाइलम आपको पढ़ना है वो है हेमीकॉर्डेटा, हेमीकॉर्डेटा। ये फाइलम बाद में बना है, पहले इसके मेंबर्स को कॉर्डेटा में ही रखा जाता था। बाद में पता चला कि भैया इसमें जिस चीज़ को हम नोटोकॉर्ड समझ रहे हो तो नोटोकॉर्ड है ही नहीं है, तो उसको निकाल के बाहर कर दिया गया, एक अलग फाइलम बना दिया गया। तो इसके नाम में भी कॉर्डेटा लिखा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि इसको क्यों नहीं कॉर्डेट्स में रखते हैं, क्योंकि पहले रखा गया था, लेकिन जिस स्ट्रक्चर को हम नोटोकॉर्ड समझते रहे पहले, वो बाद में कुछ और निकला, वो नोटोकॉर्ड था ही नहीं, तो इसलिए इसको निकाल दिया गया उसमें से। जैसे जैसे अभी भी बहुत सारे एनिमल हैं किसी ग्रुप में रखे गए हैं, आगे चल करके उनके बारे में और जानकारी मिलेगी, कुछ सत्य चीज़ों का पता चलेगा। तो हो सकता है कि आप जिस एनिमल को आज एस्केलमेंथीज में पढ़ रहे हैं, कल को उसको एस्केलमेंथीज से निकाल के किसी नया फाइलम को स्टैब्लिश करके उस पर रखना पड़े। ठीक है, तो ये तो समय के साथ ये होता रहता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट फाइलम है कॉर्डेटा। तो इस तरीके से आपको जिन फाइलम्स के नाम याद रखने हैं, पोरीफेरा,
सीलेंट्रेटा या निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अब इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले पोरीफेरा का नाम लिखा है, सबसे लास्ट में कॉर्डेटा का नाम लिखा है, या किसी भी किताब में पहले यहाँ से शुरू करता है और यहाँ खत्म करता है। ये नहीं कि पहले कॉर्डेटा पढ़ा देगा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ा देगा, उसके बाद पोरीफेरा पढ़ा देगा। क्यों एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो किया जाता है? उसकी वजह यह है कि ये धरती पर ऑलमोस्ट इसी सीक्वेंस में अपीयर हुए हैं, ठीक है। इनको सबसे प्रिमिटिव एनिमल माना जाता है, ठीक है, इनको सबसे प्रिमिटिव एनिमल माना जाता है और इनको सबसे एडवांस एनिमल माना जाता है। ये धरती पर सबसे बाद में आए, ये धरती पर सबसे पहले आए हैं। पहले पोरीफेरा आए, उसके बाद सीलेंट्रेटा आए, और सीलेंट्रेट में से ही कुछ जो है आगे चल करके एनिमल्स टीनोफोरा में कन्वर्ट हो गए, या टीनोफोरा का इवोल्यूशन हुआ। तो टीनोफोरा है, पोरीफेरा हो गया, सीलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हुआ, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे इस तरह से इसी ऑर्डर में, कहीं पर ये थोड़ा बहुत ऐसा भी हो सकता है कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में ये लगभग साथ साथ अपीयर हुए, या आर्थ्रोपोड थोड़ा पहले अपीयर हो गए, एनिलिड थोड़ा बाद में अपीयर हुए। हालांकि वो एक दो जगह खाली ऐसा होगा, लेकिन मोर और लेस जो सीक्वेंस है वो यही है कि अर्थ पर इसी क्रम में ये जो फाइलम्स हैं इसके अंदर आने वाले एनिमल्स अपीयर हुए, ठीक है। तो इसलिए हमने ये ऑर्डर यहाँ पर मेंशन किया है। तो पहला काम तो यह है कि जब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ने के लिए जाएं तो हमें पहले इन फाइलम्स का नाम इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए, ठीक। अब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और उसमें जो पहला बेसिस हम लोगों को डिस्कस करना है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 तरह का देखा जाता है एनिमल्स में। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो 4 तरह का लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। 4 टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सीन इन एनिमल्स। उसमें पहला होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, 9th या 10th में भी पढ़े होंगे इसको आप, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इनको हम कुछ और नाम से भी जानते हैं। अब जैसे अगर इनको हम दूसरे नामों से भी जानने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा लिखेंगे। सेलुलर लेवल को सेलुलर लेवल ही लिखा जाता है। टिश्यू लेवल को हम सेल टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, मतलब सेल से टिश्यू बना हुआ है, तो इसको हम सेल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो सेल टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है किसको? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर क्वेश्चन में अगर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन लिखा है तो चीजें तो स्पष्ट होगी जिसमें टिश्यू पाया जा रहा है, लेकिन अगर सवाल में सेल टिश्यू लेवल लिखा तो कंफ्यूज ना हो जाएगा कि अरे कहीं सेल अलग लिखा टिश्यू अलग लिखा, तो दोनों तो नहीं पाया जा रहा। नहीं, सेल से टिश्यू बना है तो इसको हम सेल टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो टिश्यू लेवल का ही मतलब है सेल टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही ऑर्गन लेवल को हम कह सकते हैं टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो या तो आप ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहिए या आप कहिए टिश्यू से तो ऑर्गन बने हैं तो टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन को केवल आप सिस्टम लेवल भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑर्गन सिस्टम से बना है, तो आप इसको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो लिखा है उसको आप मात्र सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हैं। तो सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर आप सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहिए या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गन से मिलकर सिस्टम बनता है तो भी चलेगा। ऑर्गन लेवल को टिश्यू ऑर्गन लेवल भी कहा जा सकता है, टिश्यू लेवल को सेल टिश्यू लेवल भी कहा जा सकता है, और सेलुलर लेवल को के लिए कोई दूसरा नाम यहाँ पर दिमाग में नहीं आता, ठीक। तो ये हो गया 4 तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और इसके पहले एनसीईआरटी बुक ने जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो पहला पॉइंट मेंशन किया है
कि सारे एनिमल्स या किंगडम एनिमलिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं या कहिए सारे एनिमल, वो सभी मल्टी सेलुलर होते हैं और उनमें सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। कुछ में सेलुलर लेवल है, कुछ में टिश्यू लेवल है। ये अरेंजमेंट ऑफ सेल्स ही तो बता रहा है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या देखते हैं? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। तो यू सी, आप क्या देखते हैं? पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। सेल्स के अरेंजमेंट का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो ये 4 तरह के लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुए। अब इनको हम एक्सप्लेन करने से पहले इनका एग्जांपल दे दें कि ये किस किस फाइलम में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर पूछे कि किस एनिमल ग्रुप में पाया जाता है, तो पोरीफेरा में पाया जाता है, पोरीफेरा में पाया जाता है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं। एनिमल जो किंगडम एनिमलिया है उसमें केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो लिख लो ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर। तो सारे एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल क्या होगा? पोरीफेरा होगा, ठीक है। इसके बाद टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल क्या होगा? तो टिश्यू लेवल का एग्जांपल होगा 2 फाइलम, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो सीलेंट्रेटा तो याद तो करना ही पड़ेगा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, टीनोफोरा। तो सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल होंगे। तो सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। इसके बाद ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आपको सिर्फ एक फाइलम मिलेगा, प्लैटीहेलमिन्थीज। तो प्लैटीहेलमिन्थीज ये ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा, प्लैटीहेलमिन्थीज उसके उदाहरण में। और इसके बाद जितने फाइलम्स हैं, आप अगर सीक्वेंस देखें, फाइलम 11 फाइलम हमने लिखवाया था, उनके अगर आप सीक्वेंस देखें तो उसमें आप पाएंगे कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकैनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा, बाकी बचे हुए फाइलम्स में पाया जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एस्केलमेंथीज के साथ। तो एग्जांपल, पहले फाइलम एस्केलमेंथीज लिख लेंगे। तो एस्केलमेंथीज में देखा जाएगा, फाइलम एनेलिडा में देखा जाएगा, फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा में देखा जाएगा, आर्थ्रोपोडा में देखा जाएगा, फाइलम मोलस्का में भी देखा जाएगा, उसके बाद फाइलम इकाइनोडर्मेटा में देखा जाएगा, इकाइनोडर्मेटा में देखा जाएगा, ठीक। तो एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। फिर हेमिकॉर्डेटा में देखा जाएगा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा में देखा जाएगा, ठीक है, एंड कॉर्डेटा में देखा जाएगा, कॉर्डेटा में देखा जाएगा। तो आप इस तरह से देखेंगे कि एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकैनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। मतलब जो 7 फाइलम्स हैं उसमें आप ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये 7 फाइलम्स, ठीक है। और एक फाइलम जो प्लैटीहेलमिन्थीज है, इसमें आप ऑर्गन लेवल या टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व करेंगे। टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा ये 2 फाइलम ऐसे हैं जिसमें आप टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व करेंगे। और पोरीफेरा अकेला ऐसा फाइलम है जिसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन आप ऑब्जर्व करेंगे। इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे प्रिमिटिव टाइप का, सबसे पुरातन, सबसे पहला एनिमल जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा गया, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखा गया, वो क्या था? पोरीफेरा। तो मोस्ट प्रिमिटिव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर एनिमल में पूछा जाए तो वो होगा सेलुलर लेवल। तो मोस्ट प्रिमिटिव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? मोस्ट प्रिमिटिव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। किसी भी एनिमल में
सबसे पुराना, सबसे पहला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है वो होता है सेलुलर लेवल। किसमें देखा जाता है? पोरिफेरा। और जो सबसे एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो मोस्ट एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो, मोस्ट एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख लेंगे, मोस्ट एडवांस्ड या कॉम्प्लेक्स भी इसको बोला जाता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। तो मोस्ट एडवांस्ड या कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मोस्ट एडवांस या कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स अगर देखना है तो वो आपको इन फाइलम्स में मिलेगा, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आइए अब हम बारी बारी इन सभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसा कि हमने पहले बताया है कि ये पोरिफेरा में पाया जाता है, फाइलम पोरिफेरा में पाया जाता है। और फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स को क्या कहा जाता है? स्पंजेस कहा जाता है। स्पंज, आप नाम सुने होंगे स्पंज का। तो स्पंजेस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फाइलम पोरिफेरा से बिलोंग करते हैं और उसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये उसको समझते हैं। इनमें होता क्या है कि मान लीजिए स्पंज है, इसके बॉडी में एक बड़ा छेद होता है, बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी भी सेल्स की बनी होती है। तो ये मान लीजिए उसकी पूरी बॉडी जो है वो हम सेल्स की बना दे रहे हैं, तो उसकी बॉडी सेल्स की बनी होती है, ठीक है। लेकिन ये जो सेल्स हैं वो सेल्स अपने जगह पर फिक्स नहीं रहती है, एक फिक्स लेयर नहीं बनाती। तो आप कह सकते हैं बॉडी इज मेड अप ऑफ लूज ग्रुप ऑफ सेल्स। तो बॉडी जो है वो सेल्स के लूज ग्रुप से बना होता है, ठीक, लूज ग्रुप ऑफ सेल्स। यानी कि बॉडी इज सेल एग्रीगेट। बॉडी जो है वो सेल एग्रीगेट्स होते हैं, मतलब बॉडी जो है वो सेल के समूह से बनी है और वो सेल का समूह जो है वो लूज है। लूज होने से क्या होता है? सेल्स इंडेफिनिट लेयर बनाते हैं। सेल्स फॉर्म इंडेफिनिट लेयर, सेल्स फॉर्म इंडेफिनिट लेयर। सेल्स जो है वो इंडेफिनिट लेयर बनाते हैं, यानी लेयर फिक्स नहीं होता। अभी आपको जो सेल लेयर में दिख रही है वो सेल उस लेयर से बाहर भी जा सकती है, कहीं और चले, वो सेल इस तरफ आ सकती है या यहां से सेल इस लेयर में आ सकती है। तो सेल्स मूव इन, सेल्स मूव इन एंड मूव आउट ऑफ अ लेयर। यानी आपको इसमें सेल्स का तो लेयर दिखेगा, लेकिन वो लेयर में सेल का नंबर ऑफ पोजीशन फिक्स नहीं होगा। कभी सेल उस लेयर से निकल गई, कभी उस लेयर में आ गई, तो ऐसे लेयर को इनडेफिनिट लेयर कहा जाता है, ठीक, समझे? तो बॉडी में सेल्स के लेयर दिखेंगे, लेकिन वो लेयर डेफिनिट नहीं होगा, इनडेफिनिट होगा। कभी लेयर में सेल्स की संख्या बढ़ जाएगी, कभी इस लेयर में सेल की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि उस लेयर में सेल्स की पोजीशन और नंबर फिक्स नहीं होती है। यानी कि आप कह सकते हैं नंबर एंड पोजीशन of cells in layer is not fixed। अब इससे और क्लियर क्या बताया जा सकता है? तो एक लूज ग्रुप का मतलब समझ में आया? अरे भाई सेल, बहुत सारी सेल मिल करके बॉडी बनाएंगे, तो जब सेल बहुत सारे मिलेंगे तो बॉडी में लेयर्स बनेंगे सेल के, लेकिन उस लेयर में सेल जो जहां अभी दिख रही है, कोई जरूरी नहीं कि वो सेल हमेशा वहीं रहे, वहां से अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती है। तो लेयर में, किसी लेयर में सेल का संख्या बढ़ जाएगा, किसी लेयर में सेल का संख्या कम हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे लेयर को इंडेफिनिट लेयर कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में
बॉडी इज मेड अप ऑफ, इसलिए लूज ग्रुप ऑफ सेल कहते हैं। बॉडी इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल एंड सेल फॉर्म्स डेफिनिट लेयर, तो वो हो जाएगा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यही अंतर है सेलुलर और टिश्यू में। तो अभी हम यही टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी आपको समझा देंगे। तो याद रखेंगे कि बॉडी में कई सेल्स पाई जाती हैं, सेल्स जो है वो ग्रुप में पाई जाती हैं, और ये जो ग्रुप होता है वो लूज ग्रुप होता है। इसी वजह से उस जिस ग्रुप में सेल्स होती हैं वो इन और आउट होती रहती हैं अगर लेयर बना रही है तो इनडेफिनिट लेयर, सेल मूव्स इन एंड मूव आउट ऑफ लेयर, नंबर एंड पोजीशन ऑफ सेल इन लेयर इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। बॉडी इज एग्रीगेट ऑफ सेल। तो ये सब टर्म जो है याद रखिएगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पंजेस में पाया जाता है। और इसमें सेल्स में कुछ डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है। अब ये सेल रिप्रोडक्शन का काम करेगी तो उसके बगल वाली सेल जो है न्यूट्रिशन का काम करेगी, ठीक है। उसके बगल वाली सेल जो है वो स्केलेटन बनाने का काम करेगी। तो सम डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन बिटवीन सेल्स। तो सम डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन बिटवीन सेल्स, तो आप लिख लेंगे सम डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन बिटवीन सेल्स, ठीक है। ऑकर्स अमंग सेल्स, सम डिवीजन ऑफ लेबर, आप याद रखेंगे ऑकर अमंग सेल, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। तो सम डिवीजन ऑफ लेबर ऑकर अमंग सेल्स, ठीक। तो ये हो गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब जब हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, इसको भी हम यही समझा रहे हैं। जब हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि जो बॉडी होगी उसमें जो सेल्स होंगी वो भी ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी, लेकिन ये लूज ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं होंगे। और यहां जब आप लिखेंगे इस लेयर को डेफिनिट लेयर कहेंगे। डेफिनिट लेयर यानी सेल्स फॉर्म डेफिनिट लेयर। सेल्स फॉर्म डेफिनिट लेयर का मतलब सेल्स कैन नॉट मूव इन एंड मूव आउट ऑफ द लेयर आसानी से। अब नोच के फेंक दीजिए तो अलग बात है, लेकिन उसकी टेंडेंसी नहीं है कि वो लेयर से निकलेगी और जाएगी। एक आध दो सेल आ जा सकती है लेयर से, लेकिन हर सेल आ जा सकेगी ऐसा नहीं है। तो जब हम मूव इन मूव आउट वाली बात करते हैं तो उन जनरलाइज बात करते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे सेल्स कैन नॉट मूव इन और मूव आउट ऑफ अ लेयर। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखाने वाला भी एनिमल मल्टीसेलुलर है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखाने वाला भी एनिमल मल्टीसेलुलर है। इसमें भी सेल का ग्रुप है, इसमें भी सेल का ग्रुप है, इसमें सेल का ग्रुप लेयर बना रहा है, इसमें भी सेल का ग्रुप लेयर बना रहा है, ठीक। ये डेफिनिट लेयर नहीं है, ये इनडेफिनिट लेयर है, ये डेफिनिट लेयर है। इसमें सेल लेयर से मूव इन मूव आउट कर सकती है, इसमें सेल मूव इन मूव आउट नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें सेल का लूज ग्रुप है और इसमें सेल का कॉम्पैक्ट ग्रुप है, टाइट ग्रुप है, मतलब वो अलग नहीं हो सकता, ठीक है। और आप यहां लिख सकते हैं, और डेफिनिट लेयर ऑफ सेल्स को ही क्या बोलते हैं, टिश्यू कहा जाता है। और एक टिश्यू में जितनी सेल्स होती हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जो टिश्यू का डेफिनेशन आपने यूजुअली पढ़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सेल्स ऑफ अ लेयर परफॉर्मिंग, ये भी आप लिख लेंगे, सेल्स ऑफ अ टिश्यू लेयर, इस लेयर को क्या बोलेंगे, टिश्यू लेयर, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, सिमिलर फंक्शन, ये एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, ठीक। इसमें एक ही लेयर की जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, इसीलिए लिखा है कि सम डिवीजन ऑफ लेबर ऑकर अमंग सेल्स। जो उस लेयर में सेल पाई जा रही है उसमें सम डिवीजन ऑफ लेबर पाया जा रहा है। इसमें जो लेयर में सेल्स पाई जा रही हैं
मोर और लेस वो सब सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो ये जनरल एक कंपैरिजन हमने दे दिया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सीलेंट्रेटा और पोरिफेरा में पाया जाता है। हाइड्रा का नाम सुना होगा, हाइड्रा इज अ सीलेंट्रेट। और सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है पोरिफेरा यानी स्पंजेस में पाया जाता है, ठीक है। तो स्पंज और हाइड्रा की बॉडी दोनों ही देखने में लगेगी अरे दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं, मल्टी सेलुलर है। ये पोरिफेरा भी मल्टी सेलुलर है, सीलेंट्रेटा भी मल्टी सेलुलर है। दोनों की बॉडी में सेल्स के लेयर पाए जा रहे हैं, लेकिन एक को टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, एक को सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोल इसलिए रहे हैं सीलेंट्रेटा की बॉडी को क्योंकि उसमें जो सेल्स के लेयर हैं वो डेफिनेट लेयर है, उसमें सेल मूव इन मूव आउट नहीं कर सकती है, प्लस सभी सेल का काम ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। वो लूज ग्रुप ऑफ सेल नहीं है। जबकि पोरिफेरा में जो सेल्स के लेयर हैं वो उसमें सेल्स मूव इन मूव आउट कर सकती हैं क्योंकि वो लूज ग्रुप ऑफ सेल है, वो सेल एग्रीगेट है, ठीक है। और उसमें सम डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है सेल्स के बीच में। तो इस तरह से हमने आपको सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन समझा दिया है। अब इसके बाद आता है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, अलग अलग टिश्यू लेयर्स मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। तो आप कह सकते हैं वेरियस टिश्यू लेयर्स फॉर एन ऑर्गन। तो वेरियस टिश्यू लेयर्स फॉर्म एन ऑर्गन विथ स्पेसिफिक फंक्शन। उस ऑर्गन का एक खास काम होगा विथ स्पेसिफिक फंक्शन। तो उस ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और कई सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेशन में मिलकर काम करेंगे तो वो सिस्टम बना लेंगे, तो उसको बोलेंगे सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ध्यान से देखिए, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे जो डिफरेंट टिश्यू लेयर्स हैं वो सब मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको हम ऑर्गन कहेंगे, ठीक है। और उस ऑर्गन का क्या होगा, स्पेसिफिक फंक्शन होगा। ये क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए किडनी, तो किडनी जो है वो एक ऑर्गन है, इज एन ऑर्गन, ठीक है। और उस किडनी में बहुत तरह के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो किडनी में एपिथेलियल टिश्यू हो गया और कनेक्टिव टिश्यू हो गया। तो दो तरह के टिश्यू मेनली मिल करके क्या बनाते हैं, किडनी बनाते हैं। और किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करना। तो किडनी क्या है, एक ऑर्गन है और इसका काम है फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को छानना। और जब ब्लड छनेगा तो क्या बनेगा, यूरिन बनेगा। ब्लड को छान करके जो फिल्ट्रेट बनता है वही, उसी को आगे चल के क्या बोलते हैं, यूरिन। तो यानी यूरिन फॉर्मेशन। तो किडनी का काम क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन। किडनी क्या है, किडनी एक ऑर्गन है। और किडनी ऑर्गन है तो उसको बनाने में टिश्यू लेयर्स हिस्सा लिए होंगे, टिश्यू हिस्सा लिए होंगे। कौन कौन से टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ये दो बल्क मेन टिश्यूज होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। तो किडनी बनी है एपिथेलियल टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से। वो एक ऑर्गन है तो उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, खून को छान करके यूरिन बनाना, ठीक है। लेकिन किडनी यूरिन तो बना देगा, लेकिन इस ये यूरिन किडनी में नहीं रुका रहेगा, इसको फिर बॉडी से बाहर निकलना होगा ना। तो इसके लिए एक ट्यूब जुड़ी होगी किडनी से, वो एक अलग ऑर्गन है जिसको यूरेटर कहेंगे। फिर वो यूरिन आकर के इकट्ठा होगा। ये तो नहीं होगा कि 24 घंटा आप यूरिन करते रहेंगे, कहीं ना कहीं किडनी में यूरिन बनता रहता है 24 घंटा, लेकिन आप यूरिनेशन 24 घंटा नहीं करते रहते हैं, वो कहीं स्टोर रहता है यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर में। तो आप देखिए, अब हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करने जा रहे हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझा दिया। तो बहुत सारे एनिमल होते हैं जिसमें केवल ऑर्गन्स पाए जाते हैं और उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, डिफरेंट ऑर्गन्स मिल करके काम नहीं करते हैं, अलग अलग स्वतंत्र हैं, उनकी बॉडी सिंपल होती है।
मतलब उनके अंदर किडनी जैसा ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बनाएगा तो सीधे बॉडी से बाहर निकाल देगा, उसको किसी दूसरे ऑर्गन के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो उनमें बोल रहे हैं भैया इनमें भी सिस्टम नहीं बना है, ऑर्गन लेवल पर ही इनका काम चल जा रहा है। हम लोगों में क्या है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के सपोर्ट की जरूरत है, तो जब एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के सपोर्ट की जरूरत होगी तभी तो सिस्टम बनेगा। तो कुछ एनिमल को सिस्टम की जरूरत पड़ती है, यानी कई सारे ऑर्गन मिल के काम करते हैं, एक बड़ा काम करते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता है, या उसको केवल हम सिस्टम लेवल ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सिस्टम लेवल ऑफ फॉर्मेशन में क्या होगा, various organs, ठीक है, वर्क इन कोऑर्डिनेशन, ये मिल के काम करते हैं, वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू फॉर्म अ सिस्टम, एक सिस्टम बनाते हैं। अब सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक। अब मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का एग्जांपल देता हूं। केवल किडनी अगर आपके शरीर में पाया जा रहा है तो आप बोल देंगे कि किडनी एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जा रहा है, लेकिन किडनी के साथ मान लीजिए ये किडनी है, ध्यान से देखिएगा, किडनी में यूरिन बना और एक ट्यूब से आ गया वो एक बड़े से पाउच में, और उस पाउच को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। उसके नीचे एक लंबा सा ट्यूब होता है जिससे यूरिन बाहर आता है, इसको यूरेथ्रा कहते हैं। ऐसे ही दो किडनी होती है, ठीक, और दोनों से ही यूरेटर निकल करके पाउच में जाता है। तो ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं तो देखो इसमें कई सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। कौन कौन सा ऑर्गन कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, इसमें किडनी एक ऑर्गन है, इसमें यूरेटर एक ऑर्गन है, ठीक, इसमें यूरिनरी ब्लैडर एक ऑर्गन है, यूरिनरी ब्लैडर एक ऑर्गन है, और इसमें यूरेथ्रा एक ऑर्गन है, ठीक। कितने ऑर्गन, 1 2 3 4 ऑर्गन जब मिलेंगे तो ये कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। अब मान लो किडनी यूरिन बनाया, यूरिन बना रहा, यूरिन इसी में इकट्ठा, अगर यूरिन स्टोर होना है तो इसमें इकट्ठा रहेगा तो फिर नया यूरिन नहीं बन पाएगा, किडनी फूलने लगेगी, फूल के फट भी सकती है। तो यूरिन बना, यूरिन को ये ट्रांसफर किया कहाँ, इस ब्लैडर में, ब्लैडर की दीवार स्ट्रेच हो सकती है, किडनी की दीवार स्ट्रेच नहीं हो सकती, तो किडनी डैमेज हो सकती है। तो इसलिए और किडनी और यूरिन फॉर्मेशन 24 घंटे होता है। आप यूरिन का एलिमिनेशन कभी कभी करते हैं, लेकिन यूरिन फॉर्मेशन तो 24 घंटे चल रहा है। तो यूरिन बन रहा है, आ रहा है, या इकट्ठा हो रहा है, बन रहा है, आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है। और जब आपको यूरिनेशन, मिक्टूरेशन, प्रोसेस ऑफ मिक्टूरेशन बोलते हैं यूरिन के पास करने को, तो जब आपको फीलिंग होती है यूरिनेशन की तब जाते हैं और यूरिन बाहर एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, ये ब्लैडर खाली हो जाता है। लेकिन आप ऐसा तो नहीं करते कि यूरिन बन के आ रहा है और तुरंत आपको 24 घंटा आप यूरिन टॉयलेट में खड़े हैं, यूरिन पास कर रहे हैं, नहीं। तो इसी में जब गड़बड़ी हो जाती है, जब कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ी हो जाती है, तब ऐसा आदमी करता है कि 24 घंटा उसमें से यूरिन सीपेज होता है, वो यूरिन निकलता रहता है, वो सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है। तो वही मैं कह रहा हूँ। तो बहुत सारे एनिमल हैं जिसमें एक ऑर्गन से काम नहीं चलता, बल्कि कई ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं, वो सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करता है। तो कुछ एनिमल्स को सिस्टम की जरूरत पड़ती है, कुछ एनिमल का केवल ऑर्गन से ही काम चल जाता है। अब आपको समझ में आया? तो सिस्टम लेवल ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि वेरियस ऑर्गन वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू फॉर्म अ सिस्टम, जैसे एस्केलेटरी सिस्टम है। और ऑर्गन लेवल ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, वेरियस टिश्यू लेयर फॉर्म एन ऑर्गन विद स्पेसिफिक फंक्शन। अब यहाँ भी 4 ऑर्गन है, सबका स्पेसिफिक फंक्शन है। इसका फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन, किडनी का फंक्शन, यूरेटर का फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, ये इसका फंक्शन हो गया। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है, स्टोरेज ऑफ यूरिन। और यूरेथ्रा का फंक्शन क्या होता है, पैसेज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरेथ्रा टू आउटसाइड टू एक्सटीरियर, ठीक। तो इसमें कोई भी ऑर्गन अगर खराब हो गया तो सिस्टम प्रभावित हो जाएगा।
तो इससे पता चलता है। अब हार्ट खराब होगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पर थोड़ी ना पड़ेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हार्ट से तो यूरिन फॉर्मेशन या यूरिन ट्रांसफर या यूरिन स्टोरेज और यूरेथ्रा का कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, इनडायरेक्ट लिंक हो सकता है, क्योंकि हर ऑर्गन, हर सिस्टम एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक। अब नर्वस सिस्टम का तो नर्व से नर्व आएगी किडनी में, नर्व आएगी यूरेटर में, नर्व आएगी यूरिनरी ब्लैडर में, नर्व आएगी यूरेथ्रा में, तो वो तो कंट्रोल करेगा। नर्वस सिस्टम को तो कहा ही जाता है सिस्टम किंग ऑफ ऑल सिस्टम्स। इसलिए न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो सबका राजा होता है। अगर ब्रेन की एक्टिविटी या ब्रेन से निकलने वाले नर्व या स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व कहाँ कहाँ जा रहे हैं उस पर कमांड हो जाए किसी को, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो यहीं से कंट्रोल होती है ना। हार्ट को ट्रांसप्लांट आप कर सकते हैं, एक हार्ट खराब हो गया दूसरा लेते हैं, किडनी आप खराब हो गया दूसरा लेते हैं, ये ट्यूब खराब हो गया दूसरा ट्यूब बना दीजिए, ये पाउच खराब हो गया दूसरा पाउच बना दीजिए। ब्रेन खराब हो जाएगा, ब्रेन कहाँ से लाएंगे? तो किंग ऑफ ऑल सिस्टम क्या होगा? नर्वस सिस्टम। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो हमने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स वो समझा दिया है। अब जो नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जिक्र एनसीईआरटी बुक में किया गया है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात अगर करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है गट। गट को ही बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही इसको एलिमेंट्री कैनाल या गट इसका मेन ऑर्गन है, ठीक है। तो गट या एलिमेंट्री कैनाल ये डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन है, ठीक है। अब किसी एनिमल में मान लीजिए ये एलिमेंट्री कैनाल है या गट है और उसमें सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है, और ये जो सिंगल ओपनिंग है उसमें बोलेंगे, उस सिंगल ओपनिंग को माउथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माउथ। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वो माउथ और एनस दोनों का काम करता है। सिंगल ओपनिंग एक्टिंग एज माउथ एंड एनस बोथ। मतलब ये जो सिंगल ओपनिंग आपको दिख रही है एक्टिंग एज माउथ और एनस बोथ, यानी इसमें भोजन वो इसी रास्ते ले रहा है और जो चीज नहीं पचा वो इसी रास्ते बाहर निकाल रहा है। यानी इंजेशन और इजेशन दोनों एक ही छेद से हो रहा है। भोजन अंदर लेने को इंजेशन और जो चीज नहीं पचा उसको बाहर निकालने को इजेशन। तो इंजेशन में लिख दे रहा हूं और इजेशन, दोनों एक ही छेद से हो रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्री कैनाल को इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ये मान लो बॉडी है इसकी, तो बॉडी के अंदर ये मान लो बॉडी है और बॉडी के अंदर जो ट्यूब जैसा, ब्लाइंड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो एलिमेंट्री कैनाल है, तो इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इज इनकम्प्लीट। तो अब आपको समझ में आ गया? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल वो एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसमें एक ही छेद होता है और उसी छेद से इंजेशन, अंत्य ग्रहण, और जो चीज नहीं पचा वो उसी छेद से बाहर आ जाता है, यानी इंजेशन और इजेशन दोनों होता है। और इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है फॉर एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थीज में। एग्जाम्पल लिख लेंगे, इट इज सीन इन प्लेटीहेल्मिन्थीज। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। अब चूंकि एनसीईआरटी बुक ने लिखा है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, उसका सेंस एलिमेंट्री कैनाल से है, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थीज में डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी ना पाया जाता है। आप तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें ऑर्गन इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और सिस्टम बोलने के लिए कई सारे ऑर्गन्स को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में जब ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इसमें सिस्टम होता ही नहीं है, तो कैसे आप प्लेटीहेल्मिन्थीज में डाइजेस्टिव सिस्टम वर्ड यूज कर रहे हैं? तो वो सिस्टम नहीं होगा, वो एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब है कि भैया डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल, और प्लेटीहेल्मिन्थीज में
एलिमेंट्री कैनाल सिर्फ पाई जाती है, उसके साथ अलग से कोई ग्लैंड्स नहीं पाए जाते, लीवर नहीं है, पेंक्रियाज नहीं है, ठीक है, उसमें और भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स नहीं है, दांत नहीं है, जीभ नहीं है, ठीक है ना, बकल कैविटी जैसी चीज नहीं है, तो एक सिस्टम नहीं बन रहा है प्लेटिहेल्मिन्थीज में। एक पतली सी ट्यूब है बॉडी के अंदर, उसी को वो सिस्टम बोल दे रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि टेक्निकली गलत है, उसको सीधे एलिमेंट्री कैनाल बोलना चाहिए, एक ऑर्गन है केवल, तभी तो आप प्लेटिहेल्मिन्थीज में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। तो प्लेटिहेल्मिन्थीज में डाइजेस्टिव सिस्टम ना बोल के इसको सुधार लीजिएगा, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। अब सवाल में आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट किसमें, प्लेटिहेल्मिन्थीज में, तो चलेगा क्योंकि एनसीईआरटी बुक में लिखा है, बट टेक्निकली ये गलत है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में गट होता है, मेन ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल जिसको कहते हैं, वो प्लेटिहेल्मिन्थीज में इनकम्प्लीट होता है, ठीक। और जब किसी एनिमल में एलिमेंट्री कैनाल ट्यूबुलर होता है जिसके दो छेद होते हैं, उसकी मान ली एनिमल की बॉडी, एनिमल की बॉडी, और उसमें एक छेद से इंजेक्शन होता है, भोजन अंदर लिया जाता है, और जो पचना था पच गया, और पचने के बाद एब्जॉर्ब हो गया, और जो चीज नहीं पचा वो फिर बाहर आ गया, तो फीकल मैटर जब बाहर आ जाएगा तो उसको इंजेक्शन कहा जाएगा। इंजेक्शन तो एक छेद से इंजेक्शन, एक छेद से इंजेक्शन, या एक ही छेद से इंजेक्शन और इंजेक्शन दोनों हो रहा था, तो फूड का इंटेक एक छेद से हुआ और जिस छेद से हुआ उसको हम माउथ कहेंगे, और जिस छेद से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर है बाहर निकला उसको हम एनस कहेंगे। तो जब एलिमेंट्री कैनाल में या गट में, जब एलिमेंट्री कैनाल या गट में, एलिमेंट्री कैनाल या गट में माउथ और एनस दोनों होता है, तो ऐसे एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट कहा जाता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो अब आपको समझ में आ गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट और इनकम्प्लीट कब यूज करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का होता है, अब इसको मैं समराइज करता हूं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट की बात करेंगे, इनकम्प्लीट और कंप्लीट की बात करेंगे, तो वहां पर हमको एलिमेंट्री कैनाल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो अगर गट में इफ गट हैज a single opening, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल हैज सिंगल ओपनिंग that act as mouth and anus, both the digestive system is considered as incomplete. और complete digestive system का मतलब है if gut has double opening, दो openings होते हैं, two openings, ठीक है, और दो openings में mouth होगा और एक क्या होगा, anus, और इसमें जो सिंगल ओपनिंग होगा इट एक्ट एज माउथ एंड एनस बोथ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का होता है, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट। तो आप ज्यादातर एनिमल्स में देखेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एनिलिडा में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, आर्थ्रोपोडा में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मोलस्का में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। आप एस्केलमेंथीज में देखेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम वर्ड तो नहीं यूज करेंगे, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री का नाम मिलेगा किसमें, प्लेटिहेल्मिन्थीज में। तो आप यहाँ से पूछा जाए कि अच्छा बताओ कंप्लीट, ये कंप्लीट वाला एग्जाम्पल क्या होगा, तो कंप्लीट वाला एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो आप कह सकते हैं हेल्मिन्थीज में होगा कंप्लीट, ठीक है। उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक आध एक्सेप्शन आपको मिलेंगे फाइलम के अंदर भी, क्योंकि काद ऐसे एनिमल मिल जाएंगे जिसके एलिमेंट्री कैनाल में एक ही छेद होगा, लेकिन एज अ ग्रुप की बात करें तो सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। एस्केलमेंथीज हो गया, एनिलिडा हो गया, ठीक है, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा हो गया, डर्मेटा हो गया, ठीक है। ये चीजें पहले हमने फाइलम का नाम याद कराया कि ये सब चीज काम है। एस्केलमेंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, तो ये सभी में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि इनमें सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है और इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ और एनस दोनों होते हैं, मतलब इसके एलिमेंट्री कैनाल।
प्लेटिहेल्मिन्थेस में ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम शब्द से बचना चाहिए, एनसीईआरटी बुक ने यूज किया है, वो शायद लिखने वाले के ध्यान से उतर गया। ठीक है, तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर एनिमल को कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें टीनोफोरा की या पोरीफेरा की, तो पोरीफेरा में तो ऑर्गन ही नहीं पाया जाता, एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं पाया जाता, तो कैसे पोरीफेरा का बताएं कि डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट। एलिमेंट्री कैनाल एक ऑर्गन है, तो जब तक ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं किसी एनिमल में मिलेगा, ऑर्गन ही नहीं बनेगा, तो कैसे उसमें बताएंगे कंप्लीट या इनकम्प्लीट। एलिमेंट्री कैनाल होगा ही नहीं तो कैसे बताएंगे कंप्लीट या इनकम्प्लीट। तो ऑर्गन तो कम से कम आना चाहिए ना। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस से पहले के 3 फाइलम है, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इनमें कोई ऑर्गन ही नहीं बनता है। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो एलिमेंट्री कैनाल या गट इसमें बनता ही नहीं है, तो इसमें कैसे कह देंगे गट या एलिमेंट्री कैनाल इज इनकम्प्लीट और कंप्लीट। ठीक है, हम मिलता जुलता कुछ स्ट्रक्चर होगा तो एक हम अनुमान या एक हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, बट टेक्निकली ऑर्गन तो प्लेटिहेल्मिन्थेस से मिलना शुरू होता है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल नाम का ऑर्गन आपको प्लेटिहेल्मिन्थेस में मिलेगा। तो यहाँ से हम बता देंगे कि भैया इसका गट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, यहाँ से आगे के जितने भी एनिमल्स हैं उसमें। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जिसका जिक्र है एनसीईआरटी बुक में, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरह का देखा जाता है एनिमल्स में, ओपन एंड क्लोज। कुछ एनिमल्स में तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं, जैसे पोरीफेरा में सिस्टम की बात ही नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, सीलेंट्रेटा में नहीं होता, टीनोफोरा में नहीं होता। ठीक है, उसके बाद फिर आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो प्लेटिहेल्मिन्थेस में नहीं होता, एस्केल्मिन्थेस में नहीं होता। तो एक तो ध्यान रखिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम पहले तो एब्सेंट और प्रेजेंट लिख लीजिए। तो कौन कौन से फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है? तो सर नहीं होता है तो पोरीफेरा में नहीं होगा, ठीक है, सीलेंट्रेटा में नहीं होगा, टीनोफोरा में नहीं होगा, प्लेटिहेल्मिन्थेस में नहीं होगा, और एस्केल्मिन्थेस में नहीं होगा। मतलब ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल, सर्कुलेटरी सिस्टम के सब तो पार्ट होते हैं, और रेस्ट जो भी फाइलम है उन सब में सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। अब उस फाइलम के अंदर जाके एक आध एनिमल को एक्सेप्शन हो जाए तो वो अलग बात है, ठीक है, बट इन जनरल मैं बात कर रहा हूं। तो कौन कौन से फाइलम है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा? पोरीफेरा में नहीं, सीलेंट्रेटा में नहीं, टीनोफोरा में नहीं, प्लेटिहेल्मिन्थेस में नहीं, एस्केल्मिन्थेस में नहीं। इसमें ब्लड नहीं निकलेगा इनकी बॉडी को काटोगे तो, ठीक है। इनमें हार्ट नहीं होगा, इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होंगे, ठीक है, तो ये सब चीज नहीं मिलेगा। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होगा? मतलब हार्ट हो सकता है, हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड से भरे हुए कैविटीज होंगे जिनको ब्लड साइनसेस कहा जाता है, ये सब मिलेंगे, तो बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट। अब खुद नहीं कि सारे एनिमल जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम हो उसमें हार्ट हो सकता है, ब्लड हो, ब्लड वेसल्स हो, लेकिन हार्ट ही ना हो, तो ब्लड पंप कैसे होगा? ब्लड बहुत स्लोली फ्लो करेगा, कोई पंप करने वाला ऑर्गन ही नहीं है। वहाँ पंपिंग जो होगी ब्लड की किसी दूसरे तरीके से होगी, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी, बॉडी के मसल कॉन्ट्रैक्शन से होगी, तो ये मतलब है। तो वो तो अलग इश्यू हो गया ना कि किस एनिमल के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है क्या नहीं है, बट इनमें तो सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं है। और जिस फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो एनेलिडा से शुरू होता है। एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, ठीक है, मोलस्का हो गया। इकाइनोडर्मेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक्चुअली पेरीहीमल सिस्टम से ही वो गवर्न होता है, पेरीहीमल सिस्टम ही उसका सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। तो तुम कह सकते हो कि इसमें हम इकाइनोडर्मेटा लिख सकते हैं, बट डायरेक्ट इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा इसका अलग होता है, तो इकाइनोडर्मेटा लिखते ना, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा,
घेर दे रहा हूँ, क्योंकि इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बाकी जिन एनिमल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्वाइट डिफरेंट होता है। ये तो यूजुअली एलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोरिडा, कॉर्डेटा ये मशहूर है जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा का सर्कुलेटरी सिस्टम बाकी एनिमल के सर्कुलेटरी सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट होगा, और इनमें तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आता है, ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं, और ब्लड से भरे हुए स्पेसेस आते हैं जिनको ब्लड साइनसेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं तो ये सब चीजें दिमाग में आती हैं। अब जिन एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनमें ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है हार्ट पंप्स ब्लड into open spaces called sinuses, blood sinuses, and tissues, cells are directly bathed in blood। मतलब क्या हुआ? इसमें हार्ट जो है वो ब्लड को बॉडी में जगह जगह कैविटी होती है उसमें पंप करता है। ठीक है, ओपन स्पेसेस जिनको क्या कहा जाता है? साइनसेस। और उस साइनसेस में टिश्यूज होती हैं, सेल्स होती हैं जो कि ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं। ब्लड से खून से भीगी हुई सेल्स होंगी, खून से भीगे हुए टिश्यूज होंगे। ऐसे समझिए कि ये ओपन स्पेसेस है, ओपन स्पेस है, हार्ट है, हार्ट ने ब्लड को पंप किया और ब्लड इस ओपन स्पेस में भर गया। ठीक है, और हार्ट से छोटा सा ट्यूब जरूर जाएगा, ब्लड को लेकर के छोटा सा ट्यूब जरूर जाएगा। तो इसमें वेसल्स, ब्लड वेसल होगी, बट वो ब्लड वेसल जो होगी उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी हमारे बॉडी में होती है। तो हार्ट ब्लड वेसल से ब्लड को एक ओपन स्पेस में या कई सारे ओपन स्पेस में पंप करेगा, और उस ओपन स्पेस की जो दीवार होगी वो बॉडी सेल्स से बनी होगी। तो आप इनको टिश्यू सेल्स बोल सकते हैं। सेल्स की तो टिश्यू बनाती है, तो आप इनको टिश्यू सेल्स कहिए। तो टिश्यू सेल्स जो है वो डायरेक्ट खून के टच में होंगी, ब्लड के कांटेक्ट में होंगी। यानी बॉडी सेल्स, टिश्यू सेल्स आर डायरेक्टली बाथेड इनटू, बाथेड मतलब भीगा होना, खून से नहाया होना। तो सेल्स जो होंगी वो खून के डायरेक्ट टच में होंगी। हार्ट ब्लड को एक छोटे से ब्लड वेसल के जरिए बॉडी के अंदर जो स्पेसेस हैं उनमें भेज रहा है। ठीक, और फिर ऐसे ही एक ट्यूब इस ब्लड को वापस में हार्ट में लेके आ रहा है। तो साइनस से ब्लड हार्ट में गया, हार्ट से ब्लड साइनस में गया, साइनस से ब्लड हार्ट में गया, हार्ट से ब्लड साइनस में गया। एक और ट्यूब बना देना समझने के लिए। तो यहां पर देखोगे कि जो ट्यूब है जो कि ब्लड को हार्ट से साइनस में ले जा रहा है, ठीक है, या साइनस से हार्ट में ले जा रहे हैं, वो बहुत ही शॉर्ट ट्यूब होंगे, वो नाम मात्र के ट्यूब होंगे, उनकी लंबाई बहुत ही कम होगी। तो इसलिए अमूमन कहा जाता है कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले एनिमल होते हैं उनमें हार्ट होगा, उनमें ब्लड होगा, उनमें ब्लड साइनस होंगे, ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं या नाम मात्र की लंबाई के होते हैं, गिना चुनिंदा ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक, और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाला एनिमल होंगे उनमें हार्ट पंप्स ब्लड into blood vessels having diameter of varying degree। ठीक है, varying degree मतलब अलग अलग डायमीटर वाले ब्लड वेसल्स में हार्ट ब्लड पंप करता है। जैसे देखो, मान लो ये हार्ट है, हार्ट ने ब्लड पंप किया आर्टरी में, आर्टरी से फिर और ब्रांचेस निकले, उनको आर्टरियोल बोलते हैं, आर्टरियोल से और पतले ब्रांचेस निकले, उनको कैपिलरी कहते हैं।
कैपिलरीज कई सारी मिल करके फिर मोटी ब्रांच बनाएंगी जिनको वेन्यूल कहा जाएगा। कई सारी वेन्यूल मिल करके फिर एक मोटी ब्रांच बनाएंगे जिसको वेन कहा जाएगा। ठीक है, पढ़ोगे हाई स्कूल में। यानी हार्ट ने ब्लड पंप किया तो पहले ब्लड गया आर्टरी में, आर्टरी के जो फाइन ब्रांचेस होते हैं उनको बोलते हैं आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से फिर और पतले ब्रांचेस निकलते हैं जो कि टिश्यू सेल्स के बीच बीच से होके जाते हैं ब्रांचेस, इनको कहा जाता है कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज कहा जाता है। कैपिलरी सबसे पतले ब्लड वेसल्स होते हैं और आर्टरी सबसे मोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, और फिर कई सारे कैपिलरीज आपस में मिलकर के बहुत सारे वो वेन्यूल बनाते हैं, और कई वेन्यूल आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, वेन। वेन वापस ब्लड को हार्ट में पहुंचा देता है। तो आप देख रहे हैं कि ब्लड हमेशा ब्लड वेसल के अंदर ही है, ओपन स्पेस में नहीं आ रहा है। यानी कि जो टिश्यू सेल्स हैं वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। टिश्यू सेल्स आर नॉट बाथड इन ब्लड। किस केस में? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि ब्लड क्लोज्ड सर्किट में फ्लो कर रहा है, हार्ट से ट्यूब में, ट्यूब से हार्ट में। और जो ट्यूब होगा उनका डायमीटर अलग अलग होगा, आर्टरी, फिर आर्ट्रियोल और पतला डायमीटर, फिर कैपिलरी और पतला डायमीटर, फिर कैपिलरीज से, फिर कैपिलरीज में जब जाता है ब्लड तो वो टिश्यू सेल्स उससे न्यूट्रिशन लेती हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल छोड़ती हैं कैपिलरी वाले ब्लड में। फिर कैपिलरी जो है वो टिश्यू से निकलता है तो आपस में कैपिलरी पतले ट्यूब मिल करके वेन्यूल बनाते हैं, वेन्यूल कई सारे आपस में मिलकर फिर वेन बनाते हैं, वेन फिर हार्ट में ब्लड को लेके जाता है। तो इस तरह से साइकिल चलती रहती है। वो ब्लड कभी भी ओपन सर्किट से, क्लोज सर्किट से बाहर नहीं आता है, तो इसलिए इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलती है। तो हार्ट पंप्स ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स हैविंग डायमीटर ऑफ वैरिंग डिग्री, ब्लड नेवर कम्स आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। सो सेल्स और टिश्यू सेल्स आर नेवर बाथेड इन ब्लड। आई बात समझ में? तो आइए देख लेते हैं कि जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इनमें किनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, किसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये इसका एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में नहीं है, वो आगे के फाइलम स्टडीज में दिया है, मैं भी आगे के फाइलम स्टडीज में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ थोड़ा बता दे रहा हूँ कि एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, मोलस्का में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सिर्फ इसमें मोलस्का का एक बहुत एक ग्रुप है जिसको सिफेलोपॉड्स कहा जाता है, उनमें उसमें जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो मोलस्का जो है ओपन होता है एक्सेप्ट सिफेलोपॉड्स, ये आगे हम बताएंगे। सिफेलोपॉड्स, ऑक्टोपस जिसमें आते हैं। मोलस्का में एक समूह होता है जिनको सिफेलोपॉड्स कहते हैं। सिफेलोपॉड में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके अलावा बाकी मोलस्क में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो हमने लिख दिया है मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है एक्सेप्ट सिफेलोपॉड्स, और आर्थ्रोपोडा में क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। एनिलिडा में क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इगैरोडेर्मेटा को थोड़ा सा उसका सर्कुलेटरी सिस्टम डिफरेंट है, इसको इस क्लासिफिकेशन से बाहर रखा है। ठीक है, ओपन ही मानते हैं इसको भी। हेमिकॉर्डेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है कि क्लोज्ड है, ये हम लोग हेमिकॉर्डेटा में पढ़ेंगे। तो कुछ आपको गेस करने के लिए रख रहे कि आप भी थोड़ा सा पेज पलटिए, मैं तो एक लाइन में इसको बता सकता हूँ, तो ये ध्यान रखना है। और कॉर्डेटा में भी कुछ में ओपन होता है, कुछ में क्लोज होता है। तो ये डिटेल ओपन और क्लोज हम लोग आगे जब फाइलम स्टडी करेंगे तो वहां मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे कुछ यहाँ बताना था कि ओपन कौन है, क्लोज कौन है, वो बता दिया। अब आपसे पूछे कि सिलेंडर डेटा में बताओ सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है कि क्लोज, भैया इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं तो ओपन और क्लोज का सवाल ही नहीं। तो ये फाइलम ऐसे हैं जिनमें हमको ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर क्लासिफिकेशन एनिमल का नहीं कर सकते, लेकिन इन ग्रुप्स के एनिमल्स को हम लोग ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये बताओ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरी पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में साइनस पाया जाएगा? हाँ पाया जाएगा। साइनस मतलब ब्लड से भरे हुए स्पेसेस, तो इसमें साइनस प्रेजेंट, इसमें साइनस एब्सेंट, इसमें कैपिलरी प्रेजेंट, इसमें कैपिलरी एब्सेंट। इसमें सेल्स आर बाथेड इनटू ब्लड, इसमें सेल्स आर नॉट बाथेड इनटू ब्लड। ठीक है, blood flows in blood vessels of blood vessels having diameter of varying degree, closed का हो गया ये डेफिनेशन। इसमें blood vessels में नहीं फ्लो करता, वो सिर्फ उतने ही लिमिट, उतने ही दूरी तक ब्लड वेसल में फ्लो करेगा जितनी दूरी हार्ट और साइनस के बीच में होगी। तो अमूमन ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले एनिमल में, और अगर होंगी भी तो, मैंने अमूमन बोला है यूजुअली, तो अगर होंगी भी तो बहुत कम लंबाई की होंगी।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जो अभी डिस्कस किया गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर एनिमल का क्लासिफिकेशन, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर एनिमल का क्लासिफिकेशन, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर एनिमल का क्लासिफिकेशन, वो समझ में आ गया होगा।